तो चलो मैंने ये जो पीछे ये बहुत सारा ये डायग्राम सा लिया गया है, ये क्या है देखो, देखो पहली बात डायरेक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कॉन्सेप्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सुनो। लेस एफिशिएंसी ऑफ रिसाइटिंग, मतलब उच्चारण करके सुनाने की कम एफिशिएंसी होती है। मैनी वोकेबलरी इन ए शॉर्ट टर्म, नॉन सूट फॉर नॉलेज रिसाइटेशन, मतलब कहने का मतलब ये पूरा वोकेब की नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता कि मॉर्फोलॉजिकली पूरी जानकारी हो, ग्रामेटिकली किसी शब्द की जानकारी हो, नहीं ये कहता है कि नहीं इफेक्टिव स्पीकिंग आनी चाहिए बस। ये कहता है हाई कॉन्टैक्ट फ्लुएंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी, मतलब ऐसे वर्ड्स और ऐसी टर्मिनोलॉजी को पढ़ाता है जो हाई कॉन्टैक्ट फ्रिक्वेंसी में आते हो, बार बार अवेलेबल हो और बहुत ज़्यादा यूज करने किए जाने हो। नेचुरली यूज सेंटेंस पैटर्न्स, और ऐसे पैटर्न्स को यूज करता है जो बहुत ही वातावरण में हमारे में जो यूज किए जाते हैं, आम बोलचाल में हमारे में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग घर पे पढ़ने के लिए है, ये कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर विजुअल मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स ले आए, कोई पिक्चर्स ले आए, ऐसे करके रियलिया ले आए। रियलिया मतलब होता है वास्तविक चीज़ है। यूज़ एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ भी यूज करके कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझाया जाता है, ठीक है ना। एक्वायर सेंटेंस मीनिंग थ्रू टारगेट लैंग्वेज, इसमें जो सेंटेंस का मीनिंग है वो भी टारगेट लैंग्वेज से ही समझा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं होता, किसी भी प्रकार की नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं होती, किसी भी प्रकार की मदर टंग का यूज नहीं करते, है ना। आगे देखो, नो मदर टंग, नो ट्रांसलेशन और नो ग्रामर रोट, इसमें ना तो ग्रामर रटेगी, ना ग्रामर की बातें होंगी, और ना अपन ग्रामर की बातें होंगी तो नॉर्मल बच्चा जो प्रैक्टिस से ही सेल्फ करेक्शन से ग्रामर सीखेगा, ना ट्रांसलेशन होगा ओरल वाला, और ना आपके इसमें मदर टंग का यूज होगा। लर्निंग इज बेस्ड ऑन मेंटल प्रोसेस, यहाँ पर मेंटल प्रोसेस पर लर्निंग आधारित होती है। स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है और मोटिवेट, स्टूडेंट इंटरेक्ट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। सूट फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग इसमें चलती है। और पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स, इसमें प्रिंटेड वर्ड्स का पोस्टपोन रहता है, आप अपने आधार पर उन वर्ड्स का मीनिंग निकालते हो और उसी के आधार पर उन वर्ड्स को यूज करते हो। हाँ जी कह रहे हैं जितने एक्टर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, अपने इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। वो डायरेक्ट मेथड से पढ़े हुए होते हैं, और डायरेक्ट मेथड से पढ़े हुए होते हैं, ज़्यादातर तो उनको स्ट्रक्चरल मेथड पढ़ाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड, डायरेक्ट मेथड, इन मेथड से उसको पढ़ाया जाता है, जब तो वो 2 महीने के अंदर फर्राटेन इंग्लिश बोलते हैं, खतरनाक वाली। हाँ देखो इंट्रोडक्शन देखो डायरेक्ट मेथड का, प्रत्यक्ष विधि इसे कहते हैं अपन नेचुरल मेथड। सबसे पहला काम इसका मतलब होता है नेचुरल मेथड। अगर अपन बात करें कि इसकी जैसे नेचुरल मेथड हो गया, इसको अपन न्यू मेथड या लेटेस्ट मेथड भी कहते हैं। ये रिएक्शन है, और किसके खिलाफ रिएक्शन है? रिएक्शन है अगेंस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सही है क्या मैं जो लिख रहा हूं, बताना जरा, सही है क्या मैंने जो लिखा है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के खिलाफ ये एक प्रतिक्रिया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बोलो ये पॉइंट क्लियर है कि ये रिएक्शन है अगेंस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको अपन शॉर्ट में जीटीएम कह सकते हैं, जीटीएम। चलो और बताओ, और कौन कौन से पॉइंट्स आपको इसके बारे में क्लियर हुए, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं इसको, बहुत बढ़िया। बलराम आपका क्वेश्चन ही मुझे नहीं दिखा, आप बलराम कह रहे हैं सर मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, आपने एक भी नहीं बताया, तो है ना। लेकिन अब मुझे नहीं पता आपका कब क्वेश्चन निकल गया। मैं यहाँ लिखने में ध्यान दे रहा था, आपको कैमरे से समझाने में ध्यान दे रहा था। भाई साहब माफ़ कीजिएगा, आप दोबारा भेज दो उन प्रश्नों को, और 2-4 बार भेज दिया करो। ऐसे भेज करके ठाकुर जी मत बना करो, आप भेज दिया करो 2-4 बार क्वेश्चंस को। नहीं दिखे तो थोड़ा धैर्य भी रखा करो, पेशेंस रखा करो, टीचर बनोगे, कैसे पार पड़ेगी तुम्हारी। देखो रिएक्शन अगेंस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, न्यू मेथड, इसको रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। इसको रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। ओरल मेथड भी कहा जाता, नहीं ओरल नहीं से कहा जा सकता, ओरल मेथड तो आप कहते हैं स्ट्रक्चरल मेथड को,
हाँ, नहीं डायग्राम मत बनाना, वो तो समझने के लिए था। वो तो जैसे इमेज, मैं शुरू में ज़्यादातर इमेज लाता हूँ, तो ये इमेज नॉर्मली जो शुरू शुरू में लाया हूँ ना, वो नॉर्मल है ना। ओके, जो शुरू शुरू में लाया हूँ वो तो नॉर्मल है, आपको समझाने के लिए थी। देखो स्टार्ट करें। हाँ, अब बात करते हैं रिफॉर्म मेथड। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाने दो, तो बढ़िया कंटेंट्स अपन निकाल के लेके आएंगे। देखो इसका मतलब कि मदर टंग अपन इसको मदर टंग कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं मदर टंग को? मदर टंग को अपन TONGUE टंग कह सकते हैं ना। इसके अलावा अपन नेटिव लैंग्वेज भी बोल सकते हैं ना, NATIVE नेटिव, और LANGUAZE नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ये दोनों जो होता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। ये STRICTLY स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मतलब होता है मजबूती के साथ, बहुत ही सख्तता के साथ प्रोहिबिटेड यानी निषिद्ध होते हैं, इनको अपन यूज नहीं करते हैं। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसको फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, होम लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अगला पॉइंट कि साहब इसमें क्या होता है, इसमें जो यूनिट होती है, आप इसकी यूनिट बताओ क्या होगी इसकी यूनिट है? ओके बताओ क्या ही होगी इसकी यूनिट, क्या होगी बताना फटाफट से। हाँ, L1 का यूज़ होता है, ठीक है। आपके कमेंट बहुत जल्दी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, पता ही नहीं लग पा रहा, पढ़ ही नहीं पा रहा मैं। ओनली टारगेट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो बताना इसमें यूनिट बताना तुम जब तक। ओके, ओनली टारगेट लैंग्वेज जिसको अपन L2 बोलते हैं, टारगेट लैंग्वेज जिसे अपन L2 बोलते हैं, बिल्कुल इसमें यूनिट जो है सेंटेंस है बहुत बढ़िया। टारगेट लैंग्वेज जिसे अपन L2 बोलते हैं, टारगेट लैंग्वेज इज द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मोड आपका टारगेट लैंग्वेज ही होती है। इसमें और किसी चीज़ से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज से ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और अब यूनिट का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने उस यूनिट के क्वेश्चन में आंसर दिया था कि सर सेंटेंस इसकी यूनिट है, SENTENC सेंटेंस इसकी यूनिट है। सही बात है ना। अब देखो इसमें वोकेबलरी VOCABULARY वोकेबलरी इज टॉट कॉन्टेक्चुअली। वोकेबलरी इसमें कॉन्टेक्चुअली पढ़ाई जाती है, टॉट कॉन्टेक्चुअली, CONTEXTUALLY कॉन्टेक्चुअली। इसमें फ्लुएंसी, ओके फ्लुएंसी इज फोकस्ड, ओके फ्लुएंसी को फोकस किया जाता है ओवर एक्यूरेसी। है ना। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें कि फोकस ऑन, इसका जो मूल फोकस होता है वो किस पर होता है? लिसनिंग और स्पीकिंग पर होता है। इसका फोकस रीडिंग और राइटिंग पर कम होता है, मतलब ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अच्छा, ये एक प्रॉपरली अगर बोले कि प्रॉपरली ये एक जो नेचुरल ऑर्डर होता है ना हमारा लर्न करने का किसी भाषा को, उसको फॉलो करता है, ठीक है ना। नेचुरल मेथड क्यों बोलते हैं? नेचुरल मेथड मतलब क्योंकि इसको नेचुरली अपन जैसे किसी भाषा को सीखते हैं, ठीक ऐसे ही इसमें डायरेक्ट मेथड में नेचुरली सीखते हैं। नॉर्मल कुछ शब्द होते हैं, सामान्य शब्द, सामान्य संरचनाएं, चीज़ों को देख देख करके सीखते हैं। मम्मी तो ऐसे ही सिखाती है, बेटा फ्रिज, ओके दिस इज़ फ्रिज, ओके फिर कहीं दिस इज़ मोबाइल फ़ोन, दिस इज़ कार, दिस इज़ सोफ़ा। बच्चे को चीज़ें दिखा दिखा के ही तो पढ़ाती है, वो तो नेचुरल हो गया। तो बच्चा धीरे धीरे सीखता जाता है। फिर उसकी बच्चे की मेमोरी बहुत खतरनाक होती है, वो 2-3 सालों के अंदर वो सारे टर्म्स सीख जाता है जो आप, और कभी कभी तो ऐसे ऐसे टर्म्स बोल देता है तो आप खुद ही हतप्रभ रह जाते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, इतनी सी उम्र में ऐसे ऐसे टफ शब्द। तो आप भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखना, अब अगर अपन के इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री की बात ऐसे करो आप इसके की, कैसे करो साहब? अगर इतिहास की बात करें तो पहली बात तो ये जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, ये परिचित हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड इन, है ना, ये परिचित हुआ था इन लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में परिचित हुआ था ये, है ना, लेट 19th सेंचुरी में परिचित हुआ था। अच्छा, और ख़ास तौर से यूज्ड टू टीच, इसको यूज किया गया था पढ़ाने के लिए। सबसे पहले इसको जो पढ़ाने के लिए यूज किया गया था, यूज टू टीच जर्मन एंड ग्रीक एंड लैटिन, ग्रीक और लैटिन भाषा को पढ़ने के लिए
इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था, LATIN। इसके जो डेवलपर थे, इन्होंने एक जो मैक्समिलियन मैक्समिलियन जो थे, मैक्समिलियन बर्लिट्ज BERLITZ, ओके, बर्लिट्ज थे। इन्होंने ये एक जर्मन अमेरिकन थे, ये एक जर्मन अमेरिकन थे। इन्होंने एक स्कूल खोला था और उसका नाम था बर्लिट्ज स्कूल, लैंग्वेज स्कूल, ओके। एक स्कूल खोला था जिसका नाम था बर्लिट्ज BERLITZ, बर्लिट्ज अमेरिकन या लैंग्वेज स्कूल। अब बर्लिट्ज लैंग्वेज स्कूल में इसका भरपूर यूज किया गया। अब दरअसल इनको भी कहीं से प्रेरणा तो मिली होगी, बिल्कुल मिली। अब 19 सेंचुरी की अर्ली में, मतलब अर्ली 19 सेंचुरी में अगर अपन बात करें, सुनना मेरी बात, ये सब फैक्ट हैं, याद करने के हैं, रटने के फैक्ट हैं, इनमें समझने का कुछ भी नहीं है। अर्ली 19 सेंचुरी, क्योंकि ये फैक्ट हैं, कौन ने किया, कौन ने क्या किया, नाम वाम तो सब रटने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। कॉन्टेक्चुअली वाला पॉइंट मैं आपको जब आगे आएगा ना लैंग्वेज में, जब समझा दूंगा शीफा जी, आगे आएगा कॉन्टेक्स्ट कैसे होते हैं, है ना, वो बता दूंगा मैं आपको। अर्ली 19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं अपन। अर्ली 19 सेंचुरी में क्या हुआ था, एक फ्रैंकोइस गुइन नाम करके एक व्यक्ति थे, फ्रैंकोइस FRANCOIS, फ्रैंकोइस गुइन FRANCOIS GOUIN है ये, UIN, फ्रैंकोइस गुइन। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक सीक्वेंस या सीरीज ऑफ एक्शंस के नाम से एक थ्योरी दी थी, सीरीज ऑफ एक्शंस के नाम से थ्योरी दी थी। और उसी थ्योरी में से इन्होंने एक मेथड, मतलब एक डायरेक्ट मेथड निकाला कि भाई डायरेक्ट मेथड क्या होता है। मतलब इसने कहा कि इंटरेक्शन इसके अंदर होता है, क्लासरूम इंटरेक्शन पर इन्होंने बातें की कि क्लासरूम में कैसे इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है बेटा एक दूसरे से बातें करना, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इंटरेक्शन होता है ये। तो क्लासरूम इंटरेक्शन की बातें की किसने, फ्रैंकोइस गुइन ने। तो इनको इन्होंने फॉलो किया और फ्रैंकोइस गुइन ने अर्ली 19 सेंचुरी में बातें की थी। तो इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्शंस के नाम से एक थ्योरी निकाली थी। और सीरीज ऑफ एक्शंस तरीके से, एक तरीके से देखें तो नेचुरल अप्रोच की तरह ही है ये, कि भाई एक्शंस करते जाओ और उनकी सीरीज बना बना के उनको बोलते जाओ। तो ऐसे बोला था इन्होंने, हाँ हाँ, देखो अब ये भाषा, ये इन दोनों को लिए विकसित हुआ, ये दोनों भाषाओं को पढ़ाया। अब बात करें सर कि इट डेवलप्ड, ये विकसित हुआ था, इट डेवलप्ड इन फ्रांस एंड देन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, या इट वॉज, ऐसे कह दो, इट वॉज डेवलप्ड इन यूरोप बाय, ये इसको डेवलप किया गया था यूरोप में। इट वॉज डेवलप्ड इन यूरोप बाय, यूरोप में किसने डेवलप किया था, यूरोप ने किया था माइकल बेस्ट ने, ओके। माइकल बेस्ट जो थे इन्होंने इसको डेवलप किया था किसके अंदर, यूरोप के अंदर, ठीक है ना। फिर इसके बाद और भी कई लोग थे जिन्होंने इसको बहुत डेवलपर बने, जापान के अंदर डेवलप किए थे एक दो लोगों ने, पामर ने, हैरोल्ड ई पामर का नाम सुना होगा आपने, HAROLD, हैरोल्ड ई पामर। ये हैरोल्ड ई पामर जो थे इन्होंने डेवलप किया था किसके अंदर, जापान के अंदर, है ना, जापान। एक हेनरी स्वीट थे, इन्होंने भी इसको रेफरेंस दिया काफ़ी। अब डेवलप करने का काम यही तो होता है, इनके ऊपर थ्योरी पे थ्योरी दिए जाना। हेनरी स्वीट ने भी इसको काम किया था, हेनरी स्वीट ने भी इस पर काम किया था। एक ऑटो जेफरसन ने भी इस पर काम किया था, ऑटो में जेफरसन, ओके, ऑटो जेफरसन ने भी इसमें काम किया था। तो कहने का मतलब इस पर बहुत सारे डेवलपर हैं। तो आप लोग, आपको ये याद रखना है कि भैया एक तो बर्लिट्ज मेथड भी नॉर्मली बोल देते हैं इसको, बर्लिट्ज मेथड भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि मैक्समिलियन बर्लिट्ज ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। कुछ भी आ सकता है, देखो मेथड में तो कभी कभी तो ऐसे लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉलीपॉप टाइप का समझे, इंट्रोडक्शन से आ जाता है, डीप तो पढ़ो ही मत टॉपिक को, ऐसा हो जाता है। कई बार इतना डीप आता है तो आपका जो ऊपर का पढ़ा हुआ है सब गायब, तो क्वेश्चन का लेवल का कोई पता नहीं है दादा।
कि जो एग्जामिनर बैठा हुआ है ना वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा, किस मूड से पेपर बनाएगा, और जो बनाएगा उसको नॉलेज क्या है, उसकी नॉलेज का भी कुछ नहीं पता। ठीक है ना, आजकल तो एक पेपर को एक थोड़ी बनाता है, इसमें तो 4-4 5-5 लोग लगते हैं पेपर बनाने के लिए, है ना। अब देखना यहाँ पर, देखना आप सबसे पहले बात करें, आपसे कोई पूछे तो ये बताना कि इसको मैक्समिलियन बर्लिट्ज से जोड़े। तो मैक्समिलियन बर्लिट्ज ने क्या किया था कि ये एक जर्मन अमेरिकन थे, इन्होंने सबसे पहले इसको कॉइन किया था। आपसे कोई पूछे कि कॉइन किसने किया, तो कॉइन तो इसने किया, कॉइन्ड बाई, है ना। आपसे पूछे कि ये किससे प्रभावित हुए, तो आप याद रख सकते हो फ्रैंकोइस गुइन। ठीक है ना। ये सीरीज ऑफ एक्शन से कौन जुड़ा हुआ है, तो सीरीज ऑफ एक्शन से फ्रैंकोइस गुइन जुड़े हुए हैं। आपसे कोई पूछे कि यार ये बताओ कि फ्रांस ये कहाँ डेवलप हुई थी, तो फ्रांस में ही तो बता ही दोगे आप। इट वॉज डेवलप्ड इन यूरोप, यूरोप में भी फिर डेवलप हुई बाद में। अब बाद में यूरोप में डेवलप करने का काम किसने किया भाई, डेवलपर कौन थे इनके यूरोप में डेवलप करने का, माइकल वेस्ट। इंडिया में ये भी ये लेके आए। अच्छा, हैरोल्ड डी पामर ने जापान में डेवलप किया था। हेनरी स्वीट और ऑटो जेफरसन इसके क्या थे, इसके प्रमोटर थे, इसको डेवलप करने वाले थे सर, है ना। बस ये 4-5 ही तो नाम है आपके पास। ये नाम है, एक आपका ये नाम है, और आप एक ये नाम है, और आपका एक ये नाम है। आप ऐसे इतने नामों से डरोगे ना अभी से ही, तो आप एक बार बताओ, आप 3rd ग्रेड टीचर बन गए मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो फिर आप चाहोगे ग्रेड 2 भी बने, ठीक है ना। और आप जब ग्रेड 2 बनोगे तो ग्रेड 2 में तो बहुत सारे राइटर्स के नाम है, फिर क्या करोगे आप, वो सब रटने ही पड़ते हैं, उसमें कोई दूसरा नियम ही नहीं है। आप नियम क्या रखोगे, आपकी मेमोरी अगर अच्छी है तो आप याद रखो। अरे आपको तो 1 साल के लिए याद रखना है, टीचर कहाँ तक याद रखेगा, टीचर को ये भी पढ़ाना, वो भी पढ़ाना, ये भी पढ़ाना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, आगे देखो, अब अपन इसकी बात करते हैं साहब 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ था। देखो 17 to 19 सेंचुरी में फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग लिंक्ड विद लैटिन और ग्रीक, ये पढ़ाई दी आपको मैंने, ठीक है ना, थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फोकस ऑन रूल्स, सिंटैक्स और ट्रांसलेशन। मतलब 17वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी तक तो ऐसा ही चला था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड चला था। फिर इसके खिलाफ लेट 19 सेंचुरी में एक रिएक्शन आया। मतलब शुरुआत में तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड चला था, उसमें यही था पहले नियम पढ़ो फिर सिंटैक्स पढ़ो। सिंटैक्स मतलब होता है रूल्स, मतलब ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हर चीज़ का एक सेटअप, प्रॉपर सेटअप कि ये एडजेक्टिव यहाँ आ सकता है वहाँ नहीं आ सकता है, ऐसे ट्रांसलेशन पढ़ो। फिर ये रिएक्शन आ गया जर्मन ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के खिलाफ, और ये इसने क्या किया, इसको अपन नेचुरल मेथड और डायरेक्ट मेथड के नाम से जानने लगे। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है ना, ये तो वैसी चीज़ें हैं। अब देखो ये 2 लोग हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर्स इनके नाम आप याद रखना, एक तो है एल्सोवर। एल्सोवर का नाम याद ऐसे रखना आप, 1826 से लेकर 1907 तक इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि इंटेंसिव यानी कि डीप, ठीक है ना, ओरल इंटरेक्शन होना चाहिए, गहरा मौखिक संप्रेषण होना चाहिए, गहरा मौखिक संप्रेषण होना चाहिए, समझे। मतलब आप क्या वो कह रहे हैं कि मौखिक रूप से लोग अंदर से जुड़े हों, मौखिक रूप से लोग जुड़े हों, इंटरेक्शन हो, मतलब डीप इंटरेक्शन हो, मतलब लंबे मतलब विचारों को बहुत अच्छे से गहराई से कोई व्यक्ति व्यक्त कर सके बोल करके। ये कहते थे कि क्वेश्चन और आंसर भी आप किस में पूछें, टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज स्कूल खोला था, किसके अंदर, बोस्टन के अंदर, बोस्टन है ना, बोस्टन के अंदर खोला था 1860 के अंदर, इटली में, है ना। इन्होंने बिलीव किया था दैट कि ये फॉरेन लैंग्वेज कुड बी टॉट विदाउट ट्रांसलेट, यानी कि विदाउट ट्रांसलेशन के ही आप एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। तो अब देखो ये सॉवियर जो थे, सॉवियर ने क्या क्या कहा, इन्होंने कहा कि ओरल इंटरेक्शन होना चाहिए और वो भी इंटेंसिव, बहुत डीप, है ना। कृष्णा जी कह रहे हैं सर मैं जैसलमेर से न्यू स्टूडेंट हूँ, वेलकम हमारे फैमिली में, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, बता दूंगा मैं आपको, एक्सप्लिसिटली नहीं बताई जाती, इम्प्लिसिटली पढ़ाई जाती है, बता देंगे आगे, है ना। अभी तुम ध्यान से सुनो सभी लोग, चंचल जी यहाँ पर सुनो सभी लोग, हेमानी, ज्योति, सभी सुनो। कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है जो योगदान देने वाले होते हैं, योगदानकर्ता, कि इन्होंने योगदान दिया है इसके अंदर, कि इनके नाम भी आते हैं। मतलब ऐसे कहते हैं जैसे आप वृंदावन जाओगे तो एक बलदाऊ का मंदिर होता है जिसमें लोग लूटते हैं, मतलब जो पंडित जी लूटते हैं, तो बलदाऊ मंदिर में क्या होता है, आपसे कह देते हैं कि भैया आप पूजा बलदाऊ जी के दर्शन कराते हैं कि यहीं से सब कुछ जन्मा, ये सारे मंदिरों का निर्माण यहीं से चालू हुआ। और फिर आपसे कहते हैं कि देखो ये जो ईंट लग रही है ना, ये पूरे इस मंदिर में परिसर में वो सब ईंट आप ही के दिए हुए पैसे की है। तो आप कहेंगे कि सर ये एक एक ईंट पे नाम लिखा देते हो, वो नाम है इनका नाम छप गया। कहने का मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कुछ ना कुछ तो अपन दे ही चलते हैं। जैसे ऐसे होता है ना कि जैसे सब अंग्रेजी के टीचर्स की सबकी क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है,
है ना, और सब लोग अपने अपने कुछ वक्तव्य रख रहे हैं कि सब ने बोल दिया। अब मनीष मंगल को सब कुछ आता ही नहीं है, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ क्या बोलूँ। अब मनीष मंगल भी जाते जाते सर मैं एक विचार रखना चाहता हूँ। तो ये ऐसे हैं, ये कंट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने क्या कुछ कुछ विचार रख ही दिए अपने कि चलो मैंने भी एक स्कूल अभी इन्होंने एक स्कूल ही खोल दिया बॉस्टन में, इसी तरह का स्कूल खोला जिसमें इन्होंने मातृभाषा का यूज ही नहीं किया, जो भी इनकी मातृभाषा होगी उसका यूज ही नहीं किया। तो इन्होंने जाते जाते कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ ना कुछ। तो हाँ देखो, बिलीव करता है दैट ए फॉरेन लैंग्वेज कुड बी टॉट आवर मतलब विदाउट ट्रांसलेशन के, है ना, विदाउट ट्रांसलेशन की पढ़ाई जा सकती है। फिर ये एफ फ्रैंक है। एफ फ्रैंक एक जर्मन स्कॉलर है, 1884 में इनकी बातें चली, एम्फेसाइज करते थे डेमोन्स्ट्रेशन पर, इनका पूरा ध्यान प्रदर्शनी पर रहता था और एंड एक्शन पर रहता था फॉर मीनिंग के लिए। प्रोवाइड करते हैं थियोरटिकल जस्टिफिकेशन को फ्रॉम मोनोलिंगुअल अप्रोच से। वो कहते हैं कि सैद्धांतिक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आप सैद्धांतिक रूप से कोई चीज़ को जस्टिफाई करो, निर्णायित करो। और फिर ये कहते हैं एक मोनोलिंगुअल होना चाहिए आदमी को, डबल भाषा नहीं। आप जब भी भाषा सीखो तो मोनोलिंगुअल होकर के सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे से सीखोगे। मान लो अपन हिंदी लगा लगा के सीखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी क्या है, मिक्स हो जाएंगी और फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे अपन सीखे हुए हैं, सब ऐसे ही तो सीखे हुए हैं, दैट्स वाई हम हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ मिक्स करके बोलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब जो इंग्लिश वाला होगा वो इंग्लिश बोलेगा। तो कहने का मतलब मोनोलिंगुअल होना चाहिए। कॉटेड उसने कोटेशन दी कि एक लैंग्वेज कुड बेस्ट बी टॉट बाय यूजिंग इट एक्टिवली इन द क्लासरूम, कि आप एक्टिवली क्लासरूम में उसी लैंग्वेज का यूज करो जिसमें आप पढ़ा रहे हो। तो ये बहुत बढ़िया है सर। हाँ आगे देखो, इसके अंदर मैथोडोलॉजी यूज की जाती है। सर मैथोडोलॉजी कैसे यूज की जाती है, देखो हाँ मैथोलॉजी सुनो, देखो इसमें 5 मेन पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है शो, एक होता है से, एक होता है ट्राई, एक होता है मोल्ड और एक होता है रिपीट। ये 5 मेथड होते हैं सर। इसके अंदर मैथोलॉजी काम करती है शो, से, ट्राई, मोल्ड, रिपीट। आप याद रख लेंगे, शो मानी दिखाओ, फिर से मानी बताओ, फिर ट्राई मानी कोशिश करके देखो, फिर मोल्ड यानी तुम्हारी कोई गलती होगी तो हम करवा देंगे, और फिर अगला रिपीट करते रहो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। ये होता है सर। ठीक है ना, ये हो जाता है इसके अंदर। तो पांचों आपको क्लियर है सर? नहीं चंचल जी, जीटीएम से बड़ा नहीं है, जीटीएम से तो बल्कि सिंपल है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो शो में क्या होता है कि टीचर जो क्या करता है, टीचर कुछ चीज़ें दिखाता है। जैसे टीचर रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कोई तो मॉडल्स प्रेजेंट कर देगा, या फिर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, या फिर कोई पिक्चर्स प्रेजेंट करेगा, या फ्लैश कार्ड्स वगैरह, ऑब्जेक्ट्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, है ना, या फिर कोई फ्लैश कार्ड्स वगैरह हो गए, पिक्चर्स है, फ्लैश कार्ड्स हैं, इनको टीचर क्या कर देगा, बच्चों को शो करेगा। फ्लैश कार्ड्स हैं, है ना, और भी कोई जैसे कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर कोई भी चार्ट्स हैं, चार्ट्स वगैरह को वो दिखा देगा, ठीक है ना, कोई भी रियलिया दिखा देगा। तो अब वो रियलिया दिखा करके उससे कहेगा कि भाई अब बताओ ये व्हाट इज़ दिस। तो क्या होता है, फर्स्ट टीचर टेल्स, पहले तो टीचर बताता है कि ये क्या है, ठीक है ना, और फिर सेकंड जो है वो जो लर्नर होता है, लर्नर स्पीक्स, फिर लर्नर बोलता है। ये प्रेजेंटेशन है। और इसमें जेस्चर्स और एक्शंस भी किए जाते हैं। जेस्चर होते हैं हाव भाव, जैसे मैं कर रहा था अभी, बताओ ऐसे करके कर रहा था ना, ऐसे हाव भाव भी किए जाते हैं। मॉडल, पिक्चर, फ्लैश कार्ड, प्रोजेक्ट, चार्ट, रियली, अब बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। आगे देखो, इसमें अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से, सारी चीज़ें क्लियर है ना? इसमें किस पे फोकस होता है कि टीचर जैसा बच्चा प्रोनाउंशिएट करे, PRONUN, इसका उद्देश्य ही होता है प्रोनाउंसिएशन लाइक टीचर, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन लाइक टीचर्स।
टीचर्स के जैसा बच्चे से प्रोनाउंसिएशन करवाया जाता है, टीचर्स के जैसा ही इंटोनेशन, इंटोनेशन माने होता है उतार चढ़ाव। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला दिस इज़ एन एप्पल, तो अब बच्चा भी ये बोलेगा दिस इज़ एन एप्पल। अब बच्चा बोलेगा एन एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। अपन तो ऐसे बोल देते हैं यूँ ही, ऐसा नेचुरल, अपन का तो नेचुरल हो गया ऐसे बोलना थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। रीलिया मतलब होता है जो वास्तविक वस्तु होती हैं, रीलिया मतलब वास्तविक वस्तु। अच्छा मैंने अच्छा ये लिख दिया RELIA, ये लो ये लो ये लो, अरे ये लो ये लो। रीलिया और रियलिया वो एक ही होते हैं, दोनों की स्पेलिंग्स में एक का डिफरेंस है जो अमेरिकन और ब्रिटिश की वजह से, खैर कोई ना, वो तो एक ही है। रीलिया मतलब होता है जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, जैसे मानो मैं बोतल पानी दिखाने के लिए पानी ले आया, ओके, जैसे पानी ले आया, मैंने कहा आई एम ड्रॉपिंग वाटर, ऐसे प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैथोडोलॉजी का मतलब मनीषा शर्मा जी ने पूछा है कि मैथोलॉजी कुछ एक शब्द है ना डिक्शनरी में, खुद भी ढूंढ लिया करो। मैथोलॉजी का मतलब होता है विधि। डायरेक्ट मेथड की विधि क्या होती है, कैसे पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कैसे पढ़ाते हैं। चलो अब बात करते हैं अपन, अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट टीचर टेल्स, सेकंड लर्नर टेल्स। अब देखो लर्नर स्पीक्स करता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ट्राई मतलब जैसे टीचर जो क्या करता है, बच्चों से कहता है, टीचर आस्क चिल्ड्रन, बच्चों को कहता है चिल्ड्रन टू स्पीक, टू ट्राई and speak fluently with accurate pronunciation। इसमें टीचर को वो इमिटेट करता है, नकल करता है, PRONUNCIATION। अच्छा, इसमें क्या होता है कि लर्नर इमिटेट्स टीचर, वो टीचर को नकल करता है। इमिटेट्स मानी नकल करना, इमिटेट्स टीचर, समझ गए ना मेरी बात, इमिटेट्स मानी नकल करना होता है। अब अगला पॉइंट आपसे कोई पूछे कि अगला पॉइंट क्या है, तो मोल्ड करना मतलब निर्माण करना। सर निर्माण कैसे करता है, कि निर्माण करना, टीचर गिव्स इमीडिएट फीडबैक्स, टीचर मेक्स इमीडिएट IMMEDIAT इमीडिएट फीडबैक एंड अलाउ लर्नर्स, और लर्नर्स को अलाउ कर देता है, एंड अलाउ ALLOWS अलाउज लर्नर्स फॉर सेल्फ करेक्शन। अब बच्चा सेल्फ करेक्शन कैसे करेगा बताऊंगा, पहले तो ये बताओ ये पॉइंट क्लियर है क्या, हाँ समझ में आ गया क्या, फ्लुएंटली विद एक्यूरेसी, ठीक है। बताओ, अलाउ करता है लर्नर्स को, और समटाइम्स ही मेक्स करेक्शन हिमसेल्फ, वो कभी कभी खुद ही बना देता है। समटाइम्स ही करेक्ट्स द करेक्शंस हिमसेल्फ, एरर्स हिमसेल्फ, वो उन गलतियों को खुद ही सही कर देता है, फिर बच्चों से वो रिपीट करवाता है। गलतियां सही हो गई, अब गलतियां सही हो करके फिर रिपीट, ओके। अब लर्नर क्या करता है, रिपीट करता है, तो रिपीटिशन ऑफ द लर्नेड आइटम, लर्नेड LEARNET लर्नेड आइटम्स, जो भी लर्नेड किया है उन्होंने, जो सीखा है, अब उसका रिपीटिशन होगा। दोनों कई तरह से होता है, जैसे ग्रुप से भी होता है, ग्रुप रिपीटिशन भी होता है, सब मिलके भी बोलते हैं, और इंडिविजुअल रिपीटिशन भी होता है, यानी व्यक्तिगत रूप से भी बच्चा रिपीट करता है, इंडिविजुअल रिपीटिशन, एक एक की बोल देता है, और सब मिलके भी एक साथ रिपीट कर सकते हैं। अलग अलग तरह के मेथड से वो टीचर बुलवा सकता है। अब 2-4 लर्नर अगर गलती कर रहे हैं सेम वाली, तो टीचर फिर सबको ही बुलवाएगा, और एक ही लर्नर गलती कर रहा है, बाकी सब सही बोल रहे हैं, तो इंडिविजुअल लर्नर से करवा देगा, बस इतना सही है। तो आप अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, कि डायरेक्ट मेथड के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या है, इनके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो यूज़ की जाती है। तो अब अपन इसको बहुत डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को, और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला। देखो, क्लासरूम जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी क्लास में जो टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो आपको मदर टंग में दिया जाता है, नेटिव लैंग्वेज में दिया जाता है, जबकि इसमें अपन टारगेट लैंग्वेज में देते हैं, केवल टारगेट लैंग्वेज में अपन इसमें TL यूज़ करते हैं, ओनली टारगेट लैंग्वेज।
ओके, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। केवल मातृभाषा, वो केवल अपन जो विदेशी भाषा उसका यूज करते हैं, इसमें ट्रांसलेशन अवॉइडेबल होता है। इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच का मतलब पता है क्या है, कि बच्चे खुद ही एग्जाम्पल से लेकर के रूल्स निकालते हैं, खुद ही एग्जाम्पल से लेकर के रूल्स निकालते हैं। मतलब डायरेक्ट आप रूल्स नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट फॉर्म नहीं पढ़ाते। अब डायरेक्ट फॉर्म नहीं पढ़ाते तो बच्चों को बस एक बार रिपीटिशन करवाते रहते हैं, खुद ही एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, खुद ही सेल्फ करेक्शन करते रहते हैं, और उससे जाकर के वो कुछ डिड्यूस करते हैं, रूल्स को निकालते हैं। फिर यही अप्रोच है ग्रामर के लिए। इसमें क्या है, बच्चे के खुद, लर्नर खुद इसमें क्या करता है, रूल्स निकालता है। इसमें टीचर नहीं देता इसको नियम, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है कि अगर कोई वर्ड है, कोई नाउन है, अगर बाउल साउंड से शुरू होगा तो एन होगा, नहीं। अब वो 5 एक ड्रिल दे देगा, ऐसे 5 एग्जाम्पल दे देगा, आवर है ना, ऑनेस्ट, ऐसे दे देगा कि आउल, एलिफेंट, एरोप्लेन, फिर दे देगा बुक, कार, ट्रक, ओके। फिर बच्चे क्या, इधर एन भरेंगे, इधर अ भरेंगे, तो अन, आउल, अन, एलिफेंट, टीचर बोलेगा बार बार, रिपीटिशन करेगा, प्रोनाउंसिएशन करेगा टीचर, बार बार ड्रिल देगा उनको, प्रैक्टिस देगा, मतलब उसकी बोलने की। तो ऑरल प्रैक्टिस देगा तो क्या होगा कि बच्चे उसको बोलेंगे, तो फिर वो खुद ही एक पक्का सा ऐसे अधूरा सा नियम निकालेंगे कि हाँ, जो बाउल साउंड वाले होंगे उनमें आने लगेगा, ऐसे प्रॉपर नियम नहीं होगा उनके पास। तो बच्चे क्या है, इंडक्टिव अप्रोच अपनाते हैं ग्रामर की। वोकेबलरी को एवरीडे लाइफ बेस्ड पे ही पढ़ाया जाता है, मतलब केवल वोकेबलरी नहीं, इसके अंदर वोकेबलरी और स्ट्रक्चर्स दोनों कॉन्टेक्चुअल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे पढ़ाते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता कि पूरा आइसोलेटेड लिस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह पैसेज पढ़ रहे हो, एक अलग से लिस्ट बना दी, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, वोकेबलरी और स्ट्रक्चर्स दोनों ही कॉन्टेक्चुअल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, दोनों ही कॉन्टेक्चुअली पढ़ाए जाते हैं। जैसे जैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट आएगा, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट आएगा, उसके आधार पर पढ़ाएंगे। कॉन्क्रीट वोकेबलरी होती है इसके अंदर ज़्यादातर। कॉन्क्रीट वोकेबलरी मतलब मूर्त वोकेबलरी, इसका मतलब जो दिखती है, जैसे ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, पिक्चर्स ले लेते हैं, है ना। वाइल एब्स्ट्रैक्ट वोकेबलरी को आइडियाज़ और एसोसिएशन से पढ़ाते हैं। आइडियाज़ मतलब विचारों और जुड़ाव, किसी भी चीज़ से जुड़ाव, जैसे एक्टिविटी करके दिखा देंगे वो किसी भी चीज़ की, जेस्चर दिखा देंगे, हाव भाव, तो हाव भाव एक्टिविटी, इनके माध्यम से आप क्या करते हो, ये एब्स्ट्रैक्ट जो वोकेबलरी होती है उसको पढ़ाते हैं। देखो, जो मूर्त वोकेबलरी है जिसको हम देख सकते हैं, बोतल मुझे बताना है तो बोतल में दिखा दूंगा बच्चों को, कप दिखाना है कप दिखा दूंगा, पेन दिखाना है पेन दिखा दूंगा, मुझे मार्कर सिखाना है तो मार्कर बता दूंगा, वर्ड सिखाना है तो वर्ड बता दूंगा। लेकिन वो जो चीज़ मैं दिखा सकता हूँ उनको तो मैं मूर्त रूप में बता दूंगा, जो नहीं बता सकता उनको एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जेस्चर्स के माध्यम से, हाव भाव, या फिर कोई आइडिया के सेंस में, ऐसे डाउट, आई हैव अ डाउट, ऐसे ऐसे करके, मतलब बच्चों को थोड़ा सा क्लियर करना। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन रियलिस्टिक एवरीडे सिचुएशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लर्नर का रहता है, लर्नर सेंटर्ड है, क्यों है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे, ठीक है ना। लर्नर पर आधारित है, लर्नर इन्वॉल्व रहता है और बिल्कुल यथार्थवादी, हर दिन की सिचुएशन में वो काम करता है। थिंकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, उसका जो फिल्टर ही नहीं है मदर टंग का, तो सीधा सोचने का काम ही टारगेट लैंग्वेज में है। स्पीच हमेशा प्रायोरिटाइज दिया जाता है, अब स्पीच प्रायोरिटी पे होता है, इसीलिए रिटेन और थोड़ा सा जो रिटेन है, रीडिंग है, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। ट्रांसलेशन हमेशा इसमें अवॉइडेबल होता है, अवॉइडेड, ये ध्यान रखना, ट्रांसलेशन बचा जाता है, ट्रांसलेशन इसमें नहीं किया जाता है, अनुवाद बचा जाता है, अनुवाद को नहीं किया जाता है। तो देखो, ऑरल कम्युनिकेशन विद डायरेक्ट एक्शंस इज एम्फेसाइज्ड, मतलब वो जब ऑरल कम्युनिकेशन करता है तो डायरेक्ट एक्शन भी कर रहा होता है टीचर। जैसे अब वो दरवाजा खोलते हुए कहेगा, आई एम ओपनिंग द डोर, आई एम गोइंग आउट, ओके, एंड नाउ आई एम कमिंग इन, ओके, तो वो एक्टिविटीज़ करके दिखाएगा। तो जैसे देखो कि जैसे आई एम, ऐसे एग्जाम्पल वो देगा, वो सेट कर देगा, आई एम ओपनिंग द डोर, फिर अगला वो क्या बोलेगा, रियल बता रहा है वो उसको एक्टिविटी, आई एम ओपनिंग द डोर डैश, ठीक है ना, गोइंग आउट डैश, कमिंग इन डैश, क्लोजिंग इट। अब उसको कितनी वोकैब सिखा दी, एक तो ओपन, एक ग्रो, एक कम, एक क्लोज, 4 वर्ड एक ही चीज में सिखा दिया, डोर, ठीक है ना। अब वो ऐसे कह देगा, आई एम, ओके, आई एम ओपनिंग द डोर, ओके, फिर ओपनिंग द डोर के बाद क्या हो जाएगा, गोइंग आउट, फिर बाहर जाके दिखाएगा, कमिंग इन, अंदर आके दिखाएगा, एंड क्लोजिंग इट, और अब इसे बंद करो। तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रोनाउंसिएशन, इसमें टीचर बार बार रिपीट करता है, जोर जोर से बोलता है,
और रिपीट करवा करके उनको प्रोनाउंसिएट करवाता है अच्छे से। और इम्प्लिसिट ग्रामर होती है इसमें, नॉट क्लियर ग्रामर, यानी कि नॉट क्लियर ग्रामर का मतलब होता है कि ग्रामर को नियम एग्जाम्पल्स के थ्रू निकाला जाता है। ग्रामर का कोई भी स्ट्रक्चर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाता है। अगली बात करो इसकी टेक्निक्स, देखो टेक्निक्स क्या क्या है, डायरेक्ट मेथड में कौन कौन सी तकनीकें यूज की जाती हैं। तो देखो सबसे पहले रीडिंग टेक्निक है। रीडिंग अलाउड का मतलब होता है जैसे लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो रीडिंग करते हैं पैसेज को बहुत अच्छे से, प्लेज करते हैं, खेल खेलते हैं पैसेज के माध्यम से ही। कोई रोल प्ले करेगा पैसेज को पढ़ करके, जैसे कोई ड्रामा आया तो ड्रामा में 2 कैरेक्टर है, तो एक बॉय है गर्ल है, तो एक बॉय को खड़ा कर दिया मैंने गर्ल को, बॉय बोल रहा है अपने तरीके से, गर्ल बोल रही है अपने तरीके से, तो वो एक प्ले हो गया। फिर वो जेस्चर्स यूज़ करते हैं, जितना समझते जाते हैं। अब ये यूज़ करता है टीचर जेस्चर यूज़ करता है, ठीक है ना, और फिर पिक्चर्स भी यूज़ करता है उसको समझाने के लिए। जब बच्चे को समझ में नहीं आता, अटक जाते हैं बच्चे, तो उनको पिक्चर्स यूज़ करता है, रियल ये यूज़ करता है, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करता है मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए। उसका ट्रांसलेशन नहीं करता हिंदी में या मातृभाषा में, नहीं ट्रांसलेशन नहीं करता, बल्कि वो रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके कुछ समझाता है। सपोर्ट करता है विजुअल कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन को, मतलब टीचर जो है वो सपोर्ट करता है किसको, कि भाई देखने की वाली चीज़ें हो और रियल लाइफ में जो यूज की जाने वाली व्याख्या हो। ऐसी व्याख्या न हो जो अपन अलग से बच्चों को रूल में लिखा रहे, नहीं, जो करते जा रहे हैं वही लिखते जा रहे हैं, जो करते जा रहे हैं वही समझते जा रहे हैं, जो सोचते जा रहे हैं वही सोचते जा रहे हैं या पढ़ते जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कोई डिफरेंट, मतलब कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं, मतलब जो चल रहा है वही चल रहा है, उसी के अंदर सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज होती है टीचर, ये ज़्यादातर तो लर्नर टू लर्नर होती है। तो आस्किंग एंड आंसरिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, तो ये लर्नर ही करता है, लर्नर ही अपने साथी से कोई क्वेश्चन पूछता है और लर्नर ही दूसरा जवाब देता है। तो ये लर्नर टू लर्नर प्रोसेस है। ये कौन सी क्वेश्चन आंसर टेक्निक, क्वेश्चन आंसर टेक्निक लर्नर प्रोसेस होती है। रीडिंग में दोनों का काम होता है, टीचर का और लर्नर का। लर्नर तो रीडिंग को तेज तेज करता है और टीचर उसमें उसको प्रॉप्स देता है, मतलब उसको चीज़ें बताता है कि भाई इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे दिखते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। फिर वो सपोर्ट करता है विजुअल कॉन्टेक्स्ट को। फिर क्वेश्चन आंसर में लर्नर टू लर्नर ही होता है, ठीक है ना। इनका जो प्रॉपरली क्या होता है, इनका फोकस बच्चों का फोकस किस पर होता है, वोकैबुलरी पर, कि वोकैबुलरी की प्रैक्टिस की जाए और सेंटेंस फॉर्मेशन बनाए जाएं, वाक्यों की संरचना खुद ही बनाते हैं बच्चे। और ओरल ग्रामर ड्रिल्स होती हैं, बच्चों की मौखिक व्याकरणात्मक ड्रिल्स होती है। जैसे मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाना है तो मैं यूँ नहीं बोलूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये, मैं बोलूँगा जैसे ओके, इन प्रेजेंट आई एम स्पीकिंग, यू आर रीडिंग, बट इन पास्ट you were reading or I was teaching, ऐसे। but in future I shall be teaching and you will be reading, ऐसे। मतलब उनको चेंज करेगा और एक्सेंट भी वैसे ही रखेगा, सेम फॉरेन एक्सेंट। तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान जाएगा। अपन तो नहीं बोलते, जैसे मैंने कहा इन प्रेजेंट आई एम टीचिंग एंड यू आर रीडिंग, बट इन पास्ट आई वॉज टीचिंग एंड यू वर रीडिंग, in future I shall be teaching and you will be reading। इस तरह से वो उनको सेट करेगा। तो कहने का मतलब वो ओरल ग्रामर ड्रिल करवाएगा। तो अब वो प्रेजेंट भी दिखा दिया, पास्ट भी दिखा दिया, फ्यूचर भी प्रैक्टिस करेगा। ओके, अब बोलेगा नाउ इन प्रेजेंट व्हाट आई एम डूइंग, सर आई एम टीचिंग, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रीडिंग। ओके, बच्चे बोलेंगे यू आर रीडिंग, और फिर वो कहेगा यू पास्ट में, ओके नाउ इन पास्ट I was teaching, you were reading, ऐसे करेगा। आगे देखो, अगला देखना सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन मतलब लर्नर्स आर इंट्रोड्यूस या टीचर मोटिवेट्स learners for self correction। सेल्फ करेक्शन के लिए वो लर्नर को मोटिवेट करता है, ठीक है ना। बच्चे खुद ही करेक्ट करते हैं, बोलते हैं बार बार। रिपीटिशन इज हेल्पफुल इन दिस। बार कैसे करते हैं, वो रिपीट करते रहते हैं और सीख जाते हैं। कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस होती है। अब देखो अपन ने कौन कौन सी पढ़ दी, एक तो पैसेज वाली रीडिंग अलाउड, एक अपन ने पढ़ी क्वेश्चन आंसर वाली टेक्निक, एक सेल्फ करेक्शन वाली टेक्निक। अब आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है कि भाई इसमें रीडिंग अलाउड होता है, इसमें लर्निंग ऑफ ग्रामर रूल्स नहीं होता,
इसमें आपका क्वेश्चन आंसर टेक्निक होती है, इसमें आपका सेल्फ करेक्शन टेक्निक होती है, इसमें कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस होती है। टीचर क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है टारगेट लैंग्वेज में, क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल सी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रामर स्ट्रक्चर्स, मतलब वो क्या करता है, कुछ विशिष्ट ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनवाता है। जैसे मान लो मुझे बच्चे को वांट टू का यूज सिखाना है, ओके, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ओके, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो व्हाट डू यू वांट टू बिकम, टीचर क्वेश्चन पूछते व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो ओके सर डॉक्टर, नो नो यू आर टू स्पीक आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो अब बच्चा बोलेगा सर यस सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बी, ओ नो 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 आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है ना, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ओके सर आई वॉन्ट टू बिकम। अब बार बार भी वो एरर नहीं करेक्ट करेगा इसकी, है ना, एक बार करेगा। जैसे ट्राई टू, फील लाइक, अब जैसे मुझे फील लाइक वाली स्ट्रक्चर पढ़ानी है, तो अच्छा लगना, जैसे मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है, आई फील लाइक वॉचिंग मूवी, व्हाट डू यू फील लाइक, ऐसे पूछेगा टीचर, व्हाट डू यू फील लाइक, दैट मीन्स व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, ओके, टेल मी योर इंटरेस्ट, ऐसे व्हाट डू यू फील लाइक। अब स्ट्रक्चर तो बोला व्हाट डू यू फील लाइक, और बोला कि टेल मी योर इंटरेस्ट, सो वॉचिंग मूवीज एंड, फिर मैं वो मूवी दिखा दूंगा या कुछ ऐसे कि वॉचिंग मूवी, जो कोई पिक्चर दिखा दूंगा, ईटिंग एप्पल्स, कुछ भी, तो वो बच्चे उसको देख करके बोलेंगे कि जैसे आई फील लाइक वॉचिंग मूवीज, आई फील लाइक वॉकिंग, आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक सिंगिंग, ऐसे बच्चा वो बार बार, तो स्ट्रक्चर बहुत टाइम लगता है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। लेटर बाद में स्टूडेंट्स है ना एक दूसरे क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ रहे थे, पहले टीचर पूछता है, फिर बच्चे एक दूसरे से स्ट्रक्चर पूछते हैं, प्रमोट करते हैं फ्लुएंसी को, है ना, स्पॉन्टेनिटी को, नेचुरलनेस को। जैसे ये है ना, ये चाहते हैं कि जैसे नेचुरल तरीके से, जैसे एक बच्चा अपनी मदर टंग को सीखता है, वैसे ही नेचुरल तरीके से, अनायास तरीके से वो मात्र इसको भी, टारगेट भाषा को भी सीखे। फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज भी होती है इसके अंदर, सेल्फ करेक्शन के बाद। एक्सरसाइजेज गिवन इन द टारगेट लैंग्वेज ओनली, अभी एक्सरसाइज केवल टारगेट लैंग्वेज में दी जाती है। ग्रामर के रूल्स को इंड्यूस किया जाता है, इंड्यूस मतलब प्रेरित किया जाता है, निकाला जाता है बाई प्रैक्टिस से, नॉट टॉट एक्सप्लिसिटली, साफ साफ नहीं पढ़ा था टीचर। फील लाइक, अब बच्चे के क्या है, अब जैसे मुझे बताना है कि अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, तो मैं यूँ कहूँगा कि फील लाइक के बाद वर्ब जीरेंट फॉर्म में आती है, फील लाइक के बाद वर्ब जीरेंट यानी आईएनजी फॉर्म में आती है, तो तुम फील लाइक बोलोगे तो फील लाइक गोइंग, फील लाइक ट्रस्टिंग, फील लाइक थिंकिंग, फील लाइक प्लेइंग। अब बच्चे तो क्या है ऑलरेडी उनको प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो फील लाइक के बाद वो जीरेंट लगाएंगे, बट दे डू नॉट नो द रूल दैट जीरेंट इज यूज्ड फील लाइक आफ्टर फील लाइक, उन्हें रूल नहीं पता, बट दे यूज कि ऐसा ही यूज होता है, बस उनको पता होता है। स्टूडेंट्स इन्फर करता रूल्स, विद्यार्थी नियम निकाल लेता है, निकालना, विद्यार्थी नियम निकालता है वाइल फिलिंग इन ब्लैंक्स, जब वो ब्लैंक्स भरता है, ब्लैंक्स भरते समय नियम निकालता जाता है अपनी तरफ से, खुद ही विद्यार्थी करता है ये काम। डिक्टेशन क्या होता है, टीचर एक पैसेज को पढ़ता है 3 टाइम्स में, तो पहले तो स्लोली पढ़, नॉर्मल स्पीड से पढ़ जाएगा, जैसे अपन पॉइंट पढ़ते हैं नॉर्मल स्पीड से, फिर फ्रेज टू फ्रेज पढ़ेगा। नॉर्मल स्पीड से पढ़ता है तो स्टूडेंट क्या करता है, ओनली लिसन करता है, स्टूडेंट्स लिसन, है ना। डिक्टेशन होता है श्रुति लेखन, लेखन कैसे देता है, फिर वो फ्रेज टू फ्रेज बाई फ्रेज पढ़ता है। फिर जैसे मैंने एक पैसेज पढ़ना, जैसे मान लो मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, पैसेज पढ़ रहा हूँ, तो पैसेज में मैं 2-3 वर्ड्स का एक फ्रेज पढ़ लूँगा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रपोजनल फ्रेज, फ्रेज टू फ्रेज पढ़ रहा हूँ। अब फ्रेज बाई फ्रेज पढ़ रहा हूँ तो स्टूडेंट उसने लिख देता है ना, स्टूडेंट लिख देता है। फिर इसमें राइटिंग चलेगा, फिर नॉर्मल स्पीड, अगेन दोबारा नॉर्मल स्पीड होती है, तो फिर स्टूडेंट्स उन स्पेलिंग को चेक करता है जो उसने लिखा है, फिर एरर्स देखता है, एरर्स क्या लिखे उसने, तो स्पेलिंग इस तरह से उसमें प्रैक्टिस होती है। फिर पैराग्राफ राइटिंग होती है, फिर स्टूडेंट्स एक पैराग्राफ लिखता है अपने खुद के ही शब्दों में, एक पैराग्राफ लिखता है बेस्ड ऑन रीडिंग मटेरियल, जो उसने मटेरियल पढ़ा है ना उस पर आधारित खुद का पैराग्राफ लिखता है कि भाई तूने क्या समझा इसमें, समरी टाइप की, सिनॉप्सिस टाइप की होती है ये पैराग्राफ, एक प्रकार की समरी टाइप की होती है, समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिलता है कि वो फ्री अभिव्यक्ति करे, तो फ्री हैंड राइटिंग दे देता है वो, फ्री राइटिंग टास्क, जैसे मान लो कोई ऐसे लिखो ऑन दिवाली, मैंने कहा आपने क्या लिखा, इसमें क्या समझा उसको लिखो, या फिर अपने विचार इस पर प्रस्तुत करो, आप क्या समझते हो। आपने CBSE में देखा होगा क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैसेज ऑफ द राइटर, राइटर के मैसेज से आप क्या समझते हो, अगर आप वहाँ होते तो क्या करते, ऐसे ही तो होता है। तो ये CBSE में होता है, नॉर्मली RBSE में नहीं होता ऐसे। मे बी डन फ्रॉम मेमोरी और बाय यूजिंग रीडिंग पैसेज एज मॉडल। फिर क्या होता है, ये सब काम याद से होता है, अपनी याद से, फिर पैसेज को पढ़ने से होता है एक मॉडल के रूप में, टीचर उसको ये काम करता है। मैप ड्राइंग होती है,
मैप ड्राइंग में 3 चीज़ें होती है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन करेगा, फिर लिखेगा। पहले टीचर को सुनेगा, फिर उसको समझेगा और फिर लिखेगा, ये मैपिंग होती है। फिर टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स खुद देगा मैप टीचर को, टीचर डायरेक्शन देगा उस मैप में, कोई मैप बना देगा टीचर, मतलब मैप बनाने का मतलब होता है स्टूडेंट मैप बनाएगा, इसका मतलब स्टूडेंट को रिटर्न आउटपुट देगा, कुछ लिख के देगा, चाहे मॉडल बना दे, चाहे लिख दे, चाहे वो मतलब जैसे कोई बच्चे टीचर है ना, बच्चे को टेंस पढ़ा रहा है तो टेंस तो पढ़ाएगा नहीं डायरेक्टली आपको, मतलब टेंस पढ़ाने के लिए कोई ग्रामर बता रहा है तो बच्चे ने ऐसे 10 सेंटेंस बना के लाएंगे जिनमें सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज होगी। फिर टीचर उसको देखेगा, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देगा, उसमें कुछ अगर गलत होगा तो बता देगा। तो ओके नाउ जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया जैसे कि यू आर वर्किंग ओके, शो मी ऑन इन ऑल टेंसेज, ओके शो मी ऑन टेंसेज, मतलब यू आर वर्किंग, यू आर वर्किंग, यू एम, जैसे ऐसे सारे टेंस में बोलते यू हैव वर्कड, फिर यहाँ पर क्या मतलब उसका निकलता है वो मतलब ऐसे बताएगा, कोई एक्टिविटी होगी तो कहने का मतलब टेंस की एक्टिविटी होगी, आर्टिकल की होगी, तो बच्चा बार बार ऐसे सेंटेंस बनाएगा जिनमें आर्टिकल्स होंगे। मैपिंग, लैंग्वेज मैपिंग तो ऐसी होती है। लैंग्वेज मैपिंग में कोई डायग्राम्स, मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स तो होते नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज रिटन होती है, ठीक है ना, तो ये लैंग्वेज मैपिंग हो गई। अब देखो स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस करता है इंस्ट्रक्शंस को, वो विद्यार्थी दोबारा से इंस्ट्रक्शन देता है, फिर वो चित्रों को खींचता है, लेवल बनाता है अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से। कहने का मतलब वो दोबारा अपनी चीज़ों को जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिए उनको अपने अंदर उतार के आत्मसात करके फिर से उन चीज़ों को क्रिएट करने लगता है। आगे देखो की हाईलाइट फ्रॉम टेक्निक्स, तो पहले तो होती है इंटरेक्टिव टेक्निक्स। इंटरेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, सबसे पहले रीडिंग होता है, रीडिंग करता है बच्चा, फिर कॉन्वर्सेशन करता है, फिर क्वेश्चन आंसर करता है, यही तो होता है क्वेश्चन आंसर। ये 3 इंटरेक्शन टेक्निक्स हैं। सर कैसे, आपसे कोई इंटरेक्शन टेक्निक क्या होता है कि इंटरेक्शन जैसे कोई पूछे कि यार टेक्निक्स हाईलाइट, मतलब जैसे की हाईलाइट्स फ्रॉम टेक्निक्स, टेक्निक्स में से क्या क्या चीज़ें निकल के आती है, अपन ने ये सारी टेक्निक अपनाई, क्वेश्चन आंसर, मैप बेली, ये सारी टेक्निक अपनाई, इन टेक्निक से क्या निकल के आता है, तो आप कहेंगे सर इन टेक्निक से ये चीज़ें निकल के आती है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, टीचर लर्नर और लर्नर टू लर्नर, टीचर टू लर्नर और लर्नर टू लर्नर, ये इंटरेक्शन होता है। टीचर की बातें सुनते हैं वो, फिर बोलते हैं, फिर एक लर्नर से दूसरा लर्नर आपस में प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो ये इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड मानी क्या होता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे होता है, पहली बात वो सेल्फ करेक्शन करते हैं कि नहीं करते, और चाहे सेल्फ क्रिएशन करते हैं, खुद ही लिखते हैं ना, हाँ या ना, सेल्फ क्रिएशन करते हैं, और सेल्फ डिडक्शन ऑफ डिड्यूशन, सेल्फ डिड्यूसिंग रूल्स को खुद ही डिड्यूस करते हैं, खुद ही वो रूल्स बना देते हैं, मतलब बच्चे खुद ही जो नियम बनाते हैं, खुद ही करेक्ट करते हैं और खुद ही बच्चा क्रिएट करता है, सेंटेंस को क्रिएट करता है ना, फ्री हैंड राइटिंग, तो ऐसे होता है इसके अंदर। इसको ऐसे समझ लो कि टीचर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए, टारगेट लैंग्वेज में बच्चा कर रहा है, गलतियां हो रही हैं, खुद ही एक दूसरे से मिलकर के सुधार रहे हैं, और सुधूर के फिर कुछ ही नया और संरचना बना ले, चल तू भी दिवाली पे निबंध बना, मैं भी बनाता हूँ, दोनों लिख रहे हैं, फिर वो नियम निकाल रहे हैं कि इस तरह से कुछ होता है, नियम भी खुद ही निकालते हैं। तो स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों है भाई, अपन यूँ कहते हैं कि भाई ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, क्यों है लर्नर सेंटर्ड, कोई कारण तो होगा लर्नर सेंटर्ड होने का, बच्चे क्या करते हैं उसमें, तो इसमें तो यही होता है, बच्चे करेक्शन करते हैं, जो उन्होंने उच्चारण गलत किए हैं वो टीचर को बार बार सुनते हैं, रोल मॉडल होता है उनके लिए टीचर, और वो बार बार सेल्फ क्रिएट करते हैं, कुछ वाक्यों को, कुछ शब्दों को, कुछ ऐसे ही शब्द और प्रोड्यूस करते हैं, और नियम भी खुद निकालते हैं। नो डायरेक्ट ग्रामर टीचिंग, इसके अंदर ग्रामर टीचिंग डायरेक्ट नहीं होती है, तो रूल्स आर टेकन आउट, रूल्स, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स, आर टेकन आउट, इन्हें निकाला जाता है, टेकन या इन लर्न इट ऐसे सीखी जाती हैं, लर्न इट बाई कॉन्टेक्चुअल यूज, जैसे जैसे संदर्भ आएगा वैसे वैसे सीखेगा, कॉन्टेक्चुअल यूज के माध्यम से इसको सीखता है। आई मेरी बात समझ में आ गई, बढ़िया टॉप क्लास। अच्छा देखना इसमें प्रोनाउंसिएशन फोकस होता है, इसमें मतलब प्रॉपरली क्या है, टीचर एज ए रोल मॉडल काम करता है, टीचर एज ए रोल मॉडल, टीचर एक रोल मॉडल होता है, टीचर बार बार उच्चारण करता है
और लर्नर क्या करते हैं, उसको लिसन करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसको खुद को रिपीट करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये होता है भाई समझना, लिसन करना मतलब एक प्रकार समझना ही हो गया, समझ करके रिपीट करके प्रैक्टिस करते हैं, बस यही होता है इसके अंदर, है ना। आगे देखो जैसे प्रोनाउंसिएशन फोकस कैसे होगा, उच्चारण पे ध्यान देता है, क्योंकि ये फोकस ऑन स्पीकिंग, इसका फोकस भी स्पीकिंग पर ही होता है ना। फोकस ऑन स्पीकिंग पे तो होता है इसका फोकस, डायरेक्ट मेथड का फोकस पूरा स्पीकिंग पे ही होता है, तो सब भी जानते हो, तुम पहले से ही जानते हो। क्रिएटिव यूज मतलब लर्नर्स जो होते हैं, लर्नर्स आर मोटिवेटेड, लर्नर्स को मोटिवेट किया जाता है ओके फॉर फ्री हैंड राइटिंग, कि वो फ्री हैंड राइटिंग करें। फ्री हैंड राइटिंग मतलब वो अपना खुद का टास्क खुद करें ओके, और फ्री हैंड राइटिंग करें, और ओके इसको क्या कहेंगे, फ्री कॉन्वर्सेशन, और वो अपनी वार्तालाप करें, कॉन्वर्सेशन, और लर्निंग बाय डूइंग वाला प्रोसेस होता है, कर करके सीखें। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद ही करेगा, खुद ही सीखेगा, तो यही क्रिएटिव यूज होता है। तो ये आपके जो की टर्म्स है, की हाइलाइट्स हैं, ये आपके पूरी टेक्निक्स में से निकलते हैं। फायदे क्या क्या हैं? पहली बात तो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग होता है। कैसे क्या होता है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, कि पहले तो बच्चा लिसन करेगा, टीचर को सुनेगा ना, इसमें नेचुरल ऑर्डर फॉलो होता है, लिसनिंग और फिर स्पीकिंग, फिर बच्चा रीडिंग करता है, पहले लिसनिंग स्पीकिंग सीखता है, फिर वो पैसेज की रीडिंग करता है, पहले टीचर को सुनी तो रहा है, वो टीचर बोले जा रहा है, फिर वो सुन रहा है, फिर वो बोल रहा है खुद, फिर बाद में पढ़ रहा है, और पढ़ के फिर उसको खुद को लिख रहा है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने ही शब्दों में उसको लिख रहा है। कोई जरूरी नहीं है वही की टर्म्स वही शब्द यूज करे, नो, वो कुछ भी और यूज कर सकता है। तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, एक नेचुरल ऑर्डर होता है, जैसे अपन मातृभाषा को सीखते हैं ठीक वैसे ही इसको सीखा जाता है, ये इसका एडवांटेज है। इसमें स्पीकिंग पर फोकस होता है, क्योंकि कहते हैं कि स्पीकिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लैंग्वेज। स्पीकिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने का तो एक ही माध्यम है स्पीकिंग। तो ये देखो कि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट फोकसेस ऑन स्पीकिंग या ऑन स्पीच, ये स्पीच पर फोकस करता है। सिंपल है। ट्रांसलेशन बचता है नो यूज ऑफ मदर टंग, नो यूज ऑफ मदर टंग, किस किस में नो यूज ऑफ मदर टंग। बोलो मदर टंग का यूज वैसे होना कहाँ चाहिए था, देखो मदर टंग का ना तो इंस्ट्रक्शन में होता है ना, ना ही इंस्ट्रक्शन होते हैं, और ना ही आप रूल्स बनाते हो, है ना, और ना ही आप किसी का ट्रांसलेशन करते हो। ओके, इंस्ट्रक्शन, रूल्स एंड ट्रांसलेशंस, और अगर अनुवाद भी हो रहा है तो वो भी किस में होगा, ट्रांसलेशन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज, इन द टारगेट लैंग्वेज, वो टारगेट लैंग्वेज में ही होते हैं, मदर टंग का तो यूज ही नहीं होता। तो ये इसके अंदर याद रखनी है आपको पॉइंट्स। अगला है लर्निंग द लैंग्वेज नॉट अबाउट इट। वो क्या करते हैं कि वो ये सीखते हैं, लर्न हाउ टू यूज लैंग्वेज बट नॉट द फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज। वो ग्रामर के रूल्स नहीं सीखते, वो यूज सीखते हैं, ठीक है ना। तो लर्नर्स जो होते हैं वो लर्न सीखते हैं, लर्न हाउ टू यूज। अब इसका मतलब हुआ कि वो लैंग्वेज को सीखते हैं, इसके बारे में नहीं, हाउ टू यूज और अप्लाई लैंग्वेज। ओके, और दे डू नॉट फोकस, ये वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते, दे डोंट फोकस ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पर वो बिल्कुल फोकस नहीं करते, ये ध्यान रखना आपको। बोलो बात समझ में आ गई। एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, लर्नर जो है वो प्रॉपरली एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सेल्फ करेक्शन भी खुद ही करेगा वो, है ना, क्वेश्चन आंसर ड्रिल भी खुद ही कर रहे हैं। तो देखो एक तो क्या होता है, देखो पैसेज रीडिंग भी वो खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्री हैंड राइटिंग भी वो खुद ही कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट हो गया ये कि सर एक्टिव कैसे है। मैंने कहा बताओ एक्टिव कैसे है, तो खटाक से बता दोगे सर डायरेक्ट मेथड में बच्चा खुद ही तो पैसेज पढ़ता है, पहले तो टीचर पढ़ लेता है रोल मॉडल के रूप में, फिर खुद पढ़ता है, वो पढ़ के उच्चारण करता है, फिर फ्री हैंड राइटिंग करता है, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन आंसर वाला भी यही काम करते हैं, मॉडल बनाते हैं, मैप बनाते हैं, ठीक है ना। और मैप मेकिंग भी यही करते हैं, मैप मेकिंग भी यही करते हैं। मोटिवेटिंग और इंटरेक्टिव है।
मोटिवेटिंग कैसे है कि जैसे ये क्या लर्नर सेंटर्ड है, तो लर्नर सेंटर्ड होने की वजह से जो लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लर्नर्स ओके लर्न्स हाउ टू यूज, ओके लर्नर लर्न्स लैंग्वेज नेचुरली, लर्नर्स लैंग्वेज को नेचुरली सीखते हैं। ऐसे नहीं कि उनको आर्टिफिशियली कोई रूल वगैरह रटा रटा के कोई ऐसे लिखा है वो नहीं, यूज से सीखते हैं वो, मेमोराइजेशन नहीं होता इसके अंदर, रटन तो नहीं होता, रटो रटो रटो, कॉन्टेक्चुअली सीखते हैं, नेचुरली और कॉन्टेक्चुअली। बार बार मैं वही चीजें लिख रहा हूं ना। हाँ, अगला क्या होता है, कॉन्टेक्चुअलाइज लर्निंग होती है। कॉन्टेक्चुअल मतलब होता है कि वो जो क्या क्या यूज करता है, वो ऑब्जेक्ट्स यूज करता है, ठीक है ना, पिक्चर्स यूज करता है, टीचर पिक्चर्स यूज करता है, और इसके अलावा वो क्या नाम से अपने जेस्चर्स यूज करता है, एक्टिविटीज़ दिखाता है, ACTIVITIES एक्टिविटीज़ है, रियल ओके रिलिया यूज करता है वो, ठीक है ना, एटसेट्रा। प्रैक्टिकल फॉर रियल कम्युनिकेशन, और वो रियल कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिकल भी है। क्यों? क्योंकि टीचर वो लर्नर जो है उसको बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है वो, मतलब कहने का मतलब प्रैक्टिकल प्रायोगिक है। मतलब टीचर लर्नर क्या करता है, लर्नर रिपीट्स एंड प्रैक्टिसेस इन बिहेवियरल सेंस, क्योंकि व्यवहारवादी पे तो है ही, इन्हें बिहेवियरल सेंस। ऑथेंटिसिटी थ्रू रियलिया, वो रियलिया यूज करता है, ऑथेंटिसिटी प्रमाणीकरण, ये तो समझ के बार बार वही पॉइंट आ रहे नहीं आ रहे, है ना, उन वो रियलिया वस्तुओं का यूज करता है वो। तो रियलिया और रियलिया ये दोनों एक ही होते हैं, स्पेलिंग मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आगे देखना लिमिटेशंस क्या क्या है इसके। पहली बात तो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, मतलब नो प्रॉपर, जैसे सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर मतलब नो प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, बच्चों को कोई प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगी ग्रामेटिकल रूल्स की, नो प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। अब जब ग्रामेटिकल रूल्स की पता नहीं होगा तो वो रिटन में गलती करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया घुमा के दे दिया तो उनको ग्रामेटिकल रूल्स तो पता ही नहीं है, तो व्याकरण के नियम ही नहीं पता, तो वो क्या है, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होंगे किसी चीज़ के। जैसे मान लो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं, तो उसको प्रॉपरली सिस्टमाइज नहीं है, बस वो तो बोलना सीख गया फिर उनको उस हिसाब से लिख देता है, उसको सिस्टमाइज नहीं है चीज़ें। रिस्क ऑफ रॉन्ग इंडक्शन, कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि बेस्ड ऑन लर्नर्स, क्योंकि ये लर्नर्स पर आधारित है, तो लर्नर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इसमें रूल्स निकालते हैं, ठीक है ना, लर्नर्स डिड्यूस रूल्स, लर्नर्स ही रूल्स निकालते हैं। अब जब लर्नर्स रूल्स निकालते हैं तो हो सकता है कि रॉन्ग रूल्स कैन बी इंड्यूस्ड, कि वो गलत नियम भी निकाल सकते हैं, सही बात है ना, हाँ या ना, कैन मे बी इंड्यूस्ड। अच्छा, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। एक है डिपेंडेंस ऑन टीचर प्रोफिशिएंसी, ये टीचर की प्रोफिशिएंसी पर निर्भर करते हैं। टीचर अगर प्रवीण है बोलने में तो बच्चे प्रवीण हैं, तो इसके लिए क्या है, इट रिक्वायर्स ए हाईली प्रोफिशिएंट टीचर। इसको बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफिशिएंट टीचर चाहिए, बोलेगा भैया उच्चारण सही होना चाहिए। अब हमारे तो उच्चारण ही गलत है, ठीक है ना, क्योंकि हमने सीखा भी उनसे ही था, तो अपन जैसा सीखते हैं वैसे ही तो बोलते हैं, तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब इट रिक्वायर्स, इसको जरूरत पड़ती है क्या, एक हाईली एजुकेटेड या एक प्रोफिशिएंट टीचर की जरूरत पड़ती है, और टीचर ही रोल मॉडल होता है, क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल होता है, तो टीचर ही रोल मॉडल है, तो टीचर उच्चारण जैसा करेगा बच्चे ही वैसे करेंगे, अगर टीचर गलत कर रहा है तो बच्चे भी गलत ही करेंगे, यस और नो। तो ये एक बेसिक कॉमन पॉइंट है समझने के हिसाब का, वैसा पॉइंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाला पॉइंट हो। तो अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस, कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें ये काम नहीं करता, जैसे ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं, अपन अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन को कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं कि भाई जैसे ऐसी कई स्थितियां बन जाती है जिसमें लर्नर को क्या है, लर्नर क्या है कि भाई कॉम्प्लेक्स जटिल स्थितियां बन जाती है जिसमें लर्नर को पता नहीं लग पाता कि भाई इस तरह की स्टेटमेंट को कैसे अपन को बोलना है, किस तरह से बात करनी है। भाषा सीखने में बहुत जटिल स्थितियां बन जाती है, भाषा सीखने में जटिल स्थितियां
जटिल स्थितियां बन जाती हैं, और ये जो स्थितियां बन जाती हैं जिनसे कि डायरेक्ट मेथड से सीखने वाले विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। तो हाई टीचर एफर्ट नीडेड, क्योंकि इसमें टीचर के एफर्ट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो इसमें बहुत मतलब डीप ऑब्जर्वर होना चाहिए। इसमें डीप ऑब्जर्वर क्यों? क्योंकि बच्चे लिखेंगे भी इसके अंदर, बोलेंगे भी बच्चे, तो बोलेंगे तो उनका बहुत फोकस ऑन लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन, इसमें फोकस करना पड़ता है कि यार अधिगम करने वाला जो विद्यार्थी है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, उस पर प्रॉपर फोकस करता है, कंप्लीट फोकस उस पर करता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। डीप ऑब्जर्वर होना चाहिए। इसमें क्या है कि उसका रिपीटिशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, डिक्टेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत दिक्कत होता है, डिक्टेशन पूरा नहीं होता, कई बार रिटन अच्छा नहीं होता, मतलब बच्चे टीचर जो है वो 3 स्पीड से बोल ही नहीं पाता। तो टाइम कंज्यूमिंग है, समय को बहुत खपत करने वाला है, टाइम को कंज्यूम करने वाला है, टाइम सेविंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम, वो यूजफुल नहीं है, तो सब जानते हो तो तुम कर दोगे वैसे ही इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम। अब आपकी ये डायरेक्ट मेथड वाले आपके ये हो गए हैं। आप पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।